नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल खुर्जा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026, जो 8 जून से यूपी कांस्टेबल के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए संपूर्ण सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 300 वन लाइनर क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं एग्जाम में वो यहाँ पे लिए हैं, जो टॉपिक वाइज हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, तो जो यूपी जीके है उसके कुछ स्पेशल हैं, ऐसे ही हिस्ट्री के हैं, ऐसे ही पॉलिटी के हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के हैं, ऐसे ही जियोग्राफी के हैं, और सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के चले जाएं। एग्जाम में बैठने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी, इसलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो सभी को पता है, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, जिसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो क्या है? सारस अथवा क्रौंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जो राजकीय पेड़ है वो कौन सा है? वो है दोस्तों अशोक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वो है पलाश या टेसू। 4 जनवरी 2011 को ये स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है वो एक वृत्त में तो 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है, जो 1938 में स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का। कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देश में इसका चौथा स्थान है। पहला स्थान जो है वो राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा महाराष्ट्र का, फिर आपके उत्तर प्रदेश का आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? तो देखो दोस्तों, एक तो केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है जिसका नाम दिल्ली है, और 8 राज्यों से मिलती है। कुल 9 हुए टोटल, जबकि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? तो वो ललितपुर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो दोस्तों, पूर्वी जिला सभी को पता है बलिया है, और पश्चिमी जिला है शामली, जहां से मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला है दोस्तों सोनभद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला राज्य बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी मैंने बताया चौथा स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% भाग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो वो था प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद बोला जाता था, अब प्रयागराज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों महोबा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगर सर्वाधिक राज्य की बात पूछ कर ली जाए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। गौतम बुद्ध नगर में भी नोएडा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 912 है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। उत्तर प्रदेश का 912 है और राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
जो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या का घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, पूछ भी लेते हैं। जो सीएम थे पहले और यूपी के, वो थे गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत की भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है, जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगरी और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों कानपुर को कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे चमड़ा का व्यवसाय ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी और बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ है वो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कैंची नगरी और क्रांति नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मेरठ है। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग और काजल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बरेली है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चूड़ियों और कांच के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो फिरोजाबाद है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र टेराकोटा शिल्प के लिए जीआई टैग प्राप्त है? गोरखपुर। ध्यान रखना, टेराकोटा शिल्प के लिए जीआई टैग जो मिला है वो है आपका गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत कहाँ स्थित है? ये है नरौरा, जो बुलंदशहर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में है, वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 35, उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा में है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पुराना है और ये चंदौली में है। कब? 1957 में हुआ था, स्थापित हुआ था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है, जो कि कहाँ पर है? ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य का मुख्य केंद्र या घराना कौन सा है? तो लखनऊ घराना, जो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो इसी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन 42, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य जो बुंदेलखंड क्षेत्रों में अहीरों द्वारा किया जाता है कौन सा है? वो है पाई डंडा और राई नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला लोक नृत्य, तो ये है ब्रजभूमि से संबंधित है। इसमें सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में नौटंकी और रासलीला क्या है? पारंपरिक लोक नाट्य और लोक नृत्य के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो वो सारनाथ वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली में। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IBR बोलते हैं इसे, कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है। अगला है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR बोलते हैं इसे, कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ
अगला है क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो वो बांदा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है उत्तर प्रदेश में शेख चिल्ली का मकबरा या हजरत निजामुद्दीन की जन्मस्थली बदायूं है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो ये दोस्तों कुशीनगर में है। ये महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और न्यायिक राजधानियां क्रमशः कहाँ हैं? प्रशासनिक राजधानी तो है लखनऊ और न्यायिक राजधानी है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 100 है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वो 403 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान एवं राज्यसभा यानी कि पॉलिटी से है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 57, संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया था या अंगीकृत किया गया था। इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां और भाग थे? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन अब वर्तमान संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक ये बात कही गई है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो वो यूएसए से लिया गया था, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 थे, जो कि संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। अब उसे क्वेश्चन नंबर 66 में बताया गया संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था 1978 में। अब यह अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बन गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है और बोला है कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में है। तो छुआछूत का जो अंत हुआ है, जो छुआछूत की जो परंपरा है वो इसमें दिया गया है कि अस्पृश्यता भी बोलते हैं इसे और अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं। ये अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18 में है। अगला क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। अगला क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन है 72 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 के ए में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये याद रखना भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है और आयरलैंड से इस संविधान से ये प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया था। डीपीएसपी जो भाग 4 से संबंधित है 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश
राज्य को किस अनुच्छेद से दिया गया था? अनुच्छेद 40 से दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद से वर्णित है? अनुच्छेद 50 से वर्णित है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। कब 42वां संविधान संशोधन हुआ था? 1976 द्वारा भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 11 है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 52 में कहा गया। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 35 वर्ष। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? CGI दिलाता है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला है क्वेश्चन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके आर्टिकल के थ्रू? 61 के थ्रू। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, परंतु अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 123। अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो अनुच्छेद 123 के थ्रू राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 72 में, जिसमें किसी को अगर फांसी की सजा भी भूली गई है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसको क्षमा कर सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64 में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो होगा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। संसद के 3 अंग कौन से हैं? पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। किस अनुच्छेद में ये बात है? अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा यानी कि उच्च सदन के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 80 से है। अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और वर्तमान में अब 45 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोकसभा यानी कि निम्न सदन। देखो राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अभी उसका तो मैंने बता दिया राज्यसभा का, जो अनुच्छेद 80 में था। अधिकतम सदस्य संख्या 250 थी और वर्तमान जो है 245 था। अब जो है लोकसभा की बात कर लेते हैं, जो निम्न सदन होता है यह अनुच्छेद 81 में है। इसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है और वर्तमान में 543 है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक यानी कि मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के थ्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रावधान होता है? मुख्यमंत्री होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 148 के तहत होती है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो अनुच्छेद 324 से वर्णित है। अगला क्वेश्चन है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। अब तक कितनी बार लगा दिया गया है? 3 बार लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। इस बार तमिलनाडु में लग सकता था, जो थालापति है वो सीएम बन रहे थे, लेकिन उन्हें बहुमत पूरे नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्हें मिल गए, इसलिए वो सीएम बन गए। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360। भारत में अभी एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 है। दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख, ठीक है, ये ध्यान रखना। संविधान संशोधन, अगर हम संविधान में कोई संशोधन करना चाहेंगे तो वो भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में ये बात है, और वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। क्वेश्चन नंबर 108, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं? ये ध्यान रखना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ये सिफारिश की थी। अब आ जाते हैं हिस्ट्री पर, जो भारत का इतिहास है, ठीक है दोस्तों, भारत के इतिहास पे आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से, जो 111वां क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। कलर चेंज कर लेता हूं। जो हेरोडोटस है उसे इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल था, जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा मतलब कि जो नहाने का, जिसे हम बाथरूम बोलते हैं, वो विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? वो मोहनजोदड़ो में है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते सूक्ति किस उपनिषद से ली गई? तो मुंडोक उपनिषद से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता विश्वामित्र। सूर्य देवता सविता को जो ये सूर्य देवता सविता को ये समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, जो कि वास्तविक संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली में, 540 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जो पहला उपदेश था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया और सारनाथ में दिया गया था, ऋषिपत्तनम में। अगला क्वेश्चन है 124 बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। जो श्रावस्ती एक जगह है वहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है 125 प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, 483 ईसा पूर्व।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और इसके बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया था? तो वो कुंडलवन यानी कश्मीर में कनिष्क के काल में ही बट गया था, हीनयान और महायान के रूप में। ये पहला भाग था हीनयान और दूसरा था महायान। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार जो था वो मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पीज का युद्ध यानी कि झेलम का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो हुआ था झेलम नदी यानी कि वितस्तता। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। और प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? चाणक्य और कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? राजनीति और प्रशासन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे उनका नाम था मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था और इसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 261 ईसा पूर्व ये वर्णन हुआ था और 13वें शिलालेख में इसका जो है वर्णन मिलता है कलिंग के युद्ध का। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। जो सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है उसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार जो हैं वो वी स्मिथ द्वारा कहा गया ये मानते हैं, सॉरी भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया, ये इतिहासकार जो वी स्मिथ थे उन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम था विक्रमादित्य, इनके शासनकाल में जो चीनी यात्री फायान भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयू की। अगला क्वेश्चन है, 138 कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश से संबंधित थे उन्होंने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था पुलकेशिन ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच हुआ था और कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी तराइन के युद्ध में। जो पहला युद्ध था 1191, और फिर 1192 में दूसरा युद्ध होता है, इसमें किसकी पराजय हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की गौरी द्वारा पराजय हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे, जो गौरी था उसने इन्हें 1192 में हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में जो है ये संस्थापक बना दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। शुरुआत ऐबक ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन खत्म जो है इल्तुतमिश ने किया था, कंप्लीट जो है। बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि जिसे देवगिरी बोला जाता था स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, 146
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर इसमें जीता था और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किसके बीच लड़ा गया? राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर जीता था, राणा सांगा हार गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 148वां क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ। ये काफी इंपोर्टेंट है कि युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ और कौन जीता। ये चीजें जरूर याद कर लेना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तुलसीदास के समकालीन तानसेन थे, जिनका मूल नाम था रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। ये ध्यान रखना, अकबरनामा का क्वेश्चन बन जाता है कि अकबरनामा के जो है रचयिता कौन है? तो वो है अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां। देखो, चित्रकला का जहांगीर और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग वो शाहजहां। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? तो 1674 में रायगढ़ किले में किसके द्वारा किया गया? गंगा भट्ट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेज सेनापति क्लाइव और किसके बीच हुआ? क्लाइव और किसके बीच हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब को इन्होंने पराजित कर दिया था। सॉरी, क्लाइव जो था इसने नवाब को पराजित कर दिया था। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, क्लाइव ने इनको हरा दिया था जब प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। अंग्रेज इसमें जीते थे। भारत में ब्रिटिश सत्ता की सुदृढ़ हुई, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने पैर जमा लिए थे 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1858। भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, प्रथम गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और ये जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था 1858 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत 1829 में किसके प्रयासों और गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नारा था वेदों की ओर लौटो और पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की? तो राजा राम मोहन ने की थी। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी बेलूर मठ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब और किसने की? तो 28 दिसंबर 1885 को AO ह्यूम द्वारा जो है INS की स्थापना की गई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 में
जिसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, जो कहाँ हुई थी स्थापना, बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1906 में हुई थी और ढाका में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो लाल हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाई गई थी, बहुत लोग मारे गए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में जो है भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया गया चंपारण बिहार में। चंपारण में जो बिहार में है 1917 में तिनकठिया प्रथा के विरोध में किया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड गोरखपुर की घटना कब हुई, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो 4 फरवरी 1922 को की गई थी। कुछ लोग जो है 5 फरवरी भी बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। अगला क्वेश्चन था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब आ जाते हैं जियोग्राफी पर। भारत एवं विश्व का भूगोल जिसे जियोग्राफी बोलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है 176, जिसमें भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। द्वीपों के साथ में तो इतनी है और बिना द्वीपों के 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तो है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु साउथर मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप में मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है। जिसके ग्रेट निकोबार द्वीप में मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, नैनी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। देखो समझो, जो भारत का मानक समय है वो नैनी प्रयागराज, जो नैनी है वो प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के बीच में जो नैनी और प्रयागराज हैं वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा
उससे भारत का मानक समय लिया गया है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी यही रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। और काकोरम श्रेणी जो है पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और अन्नामलाई पहाड़ियों पर है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो डोडा बेटा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ स्थित है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड के गंगोत्री से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और बांग्लादेश में क्रमशः क्या कहा जाता है? तिब्बत में तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और किस नदी पर है? माजुली द्वीप है जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ध्यान रखना, सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और किस नदी पर है? तो टेहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है जो ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलुज नदी पर जो है ये निर्मित है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सलाल बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। और खारे पानी के लिए सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का है जो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो सोनभद्र में है, और सोनभद्र कहाँ है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आ सकता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो खुद बनाई है वो कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जिस पर केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो लोकटक झील है जो मणिपुर में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण
पश्चिम मानसून से होती है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम मेघालय। अगला है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 43%। अगला क्वेश्चन है 210, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। इसे रेगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे रेगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और इसके जनक कौन है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है और इसके जनक जो हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा और भारत में इसके जनक कौन थे? तो गेहूं और चावल पर पड़ा था और इसके जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा है बुध। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की जुड़वा बहन या भोर का तारा भी इसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। ये सबसे चमकीला भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, शुक्र को। अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 1.3 सेकंड लगते हैं, जबकि सूर्य के प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ध्यान रखना, 1.3 सेकंड प्रकाश, जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में, उसे 1.3 सेकंड लगते हैं, जबकि सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, और जबकि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा जो है दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कहाँ है? रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील है ये बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो कैस्पियन सागर, इसे खारी पानी की भी झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी अफवाह क्षेत्र के अनुसार कौन सी है? सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका में है। सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय में है। सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर। नेपाल में है सागरमाथा। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका, यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो उत्तरी अफ्रीका का जो है एशियाई का सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल और भारत का थार है। सहारा मरुस्थल विश्व का है, उत्तरी अफ्रीका का जो है वो एशिया का सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल और भारत का थार है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सुएज नहर किन दो सागरों में आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में सुएज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है?
तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है कौन सी नहर? पनामा नहर। अगला क्वेश्चन नंबर 231, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन किसे कहा जाता है? 180 देशांतर रेखा को। अगला क्वेश्चन है 233वां, जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोमीटर का किया जाता है। स्केल रिएक्टर स्केल होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। अब आ जाते हैं, अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से क्वेश्चन करेंगे कुछ। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पहला क्वेश्चन है 236, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। एक सेकेंड, मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, नहीं ब्लैक नहीं, रेड ले लेता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में हों। अगला क्वेश्चन है, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कृषि पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, उद्योग, विनिर्माण और बिजली आपूर्ति ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 से 1868 में, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये बात इन्होंने बताई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय और जीडीपी का लेखा जोखा वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ जो है लेखा जोखा भारत में राष्ट्रीय आय और जीडीपी का करती है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। अगला क्वेश्चन था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिको चेयरमैन कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो 1951 से 1956 तक चली थी। ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी मुख्य प्राथमिकता कृषि थी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और भारी उद्योग और विनिर्माण के लिए जो है मॉडल पर ये काम कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद के योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे 1966 से 69 के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय 1 जनवरी 1949 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। तो 1 रुपए के नोट और सिक्कों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के।
और भारत सरकार अन्य नोटों पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। 1 रुपए के नोट और सिक्कों पे जो है वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होंगे, बाकी भारत सरकार अन्य नोटों पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में भारत में पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 19 जुलाई 1969 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन की ऐतिहासिक घटना कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। भारत में जो नोट चेंज हो रहे थे 8 नवंबर 2016 को ही तो हुए थे। 500 और 1000 के जो है नोट बंद कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जीएसटी किस प्रकार का है टैक्स है? एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुल और बियर शब्दों का संबंध किस क्षेत्र से है? शेयर बाजार से है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। इसकी स्थापना बीएसई की जो है 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला और भारत का प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स कितने शेयरों पर आधारित है? तो 30 प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। शिवरामन समिति की सिफारिश पर मुख्यालय है इसका मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई और इसे वैधानिक दर्जा कब मिला? तो स्थापना तो हुई थी सेबी की 1988 में और वैधानिक दर्जा मिला 1992 में के एक्ट द्वारा मिला था। कार्य क्या था? शेयर बाजार का नियमन करना। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई और कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी जो है वो एचडीआई जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वर्क क्या दर्शाता है? ये आय का वितरण या समाज में आर्थिक असमानता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हों। अब आ जाते हैं सामान्य विज्ञान से पे, जिसका पहला क्वेश्चन है 266 जो क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है, जिसे डीबी पढ़ते हैं। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? गति के तीसरे नियम पर है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले या दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का अपवर्तन पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री से सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फेरेड। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। विद्युत धारा मापने का मात्रक क्या है? एम्पीरियर। तो यंत्र है इसका एमीटर।
हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त श्रेणी किसने तैयार की? तो मोसले ने तैयार की। परमाणु क्रमांक के आधार पर मूल आवर्त सारणी मेंडलीव ने परमाणु भार पर बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज 1665 में किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज 1665 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है यानी कि लीवर। मानव की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है जो मस्तिष्क में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हल्का क्षारीय होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो विविध मतलब बार बार रिवीज हुए हैं, आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ है? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी न्यूयॉर्क में, जो न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। शुरुआत 1954 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नाम या स्लोगन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए मुझे बता दें कमेंट करके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको सही लगे तो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बनाई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। स्पीड मोड में करके आप ये क्वेश्चन को एक बार दोहराते हुए चले जाना, रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। हो सकता है कम से कम आपके एग्जाम में 50-60% क्वेश्चन इनमें से आ जाएं और आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर लें। देखिए, ये चीजें उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इतना अगर रिवाइज करके चले जाए तो कम से कम कुछ तो करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को पॉज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।